ठीक है, शुरू कर रहे हैं। हाँ, कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर्स वाला अपना टॉपिक आगे देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 151 से स्टार्ट हो रहा है। डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। अगेन हम टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे थे, अलग अलग कैटेगरीज। लास्ट लेक्चर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे बात हो रही थी, अब यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर्स की बात हो रही है। पहले ये समझ लेते हैं कि स्मॉल शेयर होल्डर्स होते कौन है, फिर डायरेक्टर्स के पॉइंट पे भी आएंगे। अब यहाँ स्मॉल शेयर होल्डर जो टर्म है वो उनकी हाइट के बेसिस पे जज नहीं कर रहे, ध्यान रखना। यहाँ पे बोला है उनके इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे जज हो रहा है, ठीक है। तो स्मॉल शेयर होल्डर्स का मतलब ये है वो शेयर होल्डर्स जिनका कंपनी में होल्डिंग एक लिमिट से ज़्यादा नहीं है। अब वो लिमिट क्या रखी है इन्होंने, बोला फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स देखा जाएगा एंड अप टू 20,000 रुपीज़। तो अगर एक कंपनी में आपका शेयर होल्डिंग है, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स के हिसाब से अगर 20,000 रुपये तक के शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो तो यू आर अ स्मॉल शेयर होल्डर। उससे ज़्यादा होल्ड कर रहे हो तो इस कैटेगरी से आप बाहर हो गए, वैसे बोला। अब ये 20,000 रुपये की वैल्यू या ये जो नंबर है ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करेगा कि आप कितने शेयर्स होल्ड करके रख सकते हो, कितने नहीं, डिपेंडिंग कि वो स्टॉक कितना प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। अब बड़ी कंपनीज की बात करें, अपने रिलायंस की बात करते हैं कितनी बार एग्जाम्पल में, तो उसके एक शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपी लेकिन मार्केट वैल्यू 2600। तो वहाँ पे अगर आप 20,000 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर्स होल्ड कर रहे हो तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो नंबर बहुत बड़ा होगा, समझ आ रहा है। लेकिन कितने शेयर ऐसे भी होते हैं जिनकी फेस वैल्यू 1 रुपया है, तो उनकी मार्केट में जो प्राइस है जिसपे वो ट्रेड हो रहे हैं वो भी 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये के आसपास है। कितनी बार तो फेस वैल्यू से नीचे भी ट्रेड होता है, 90 पैसा, 80 पैसा पे पेनी स्टॉक्स होते हैं छोटी कंपनीज के, वो तो उससे नीचे भी ट्रेड होते हैं। तो वहाँ फिर आपके पास ना 1 रुपये के हिसाब से 20,000 रुपये में 20,000 शेयर्स ही आएंगे और उसकी वैल्यू भी 20,000 के आसपास ही होगी। लेकिन बड़ी कंपनी के केस में 20,000 फेस वैल्यू मतलब उसकी मार्केट वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करो तो लैक्स या करोड़ में भी इन्वेस्टमेंट होगा तो भी आप स्मॉल शेयर होल्डर में आ सकते हो। ये कंपनी की टोटल कैपिटल के मुकाबले तो वो होल्डिंग छोटा ही रहने वाला है। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में आप ध्यान रखना 20,000 नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है। अब एग्जाम में लिखते टाइम अगर आपने क्लैरिफाई नहीं किया तो इनकम्प्लीट प्रोविजन लिखना भी रॉन्ग ही होता है। आप सिर्फ इतना लिख दो 20,000 रुपये के शेयर्स होल्ड करेंगे तो स्मॉल शेयर होल्डर है, बट भाई 20,000 रुपये मार्केट वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, वो क्लैरिफाई करना आपको ध्यान रखना है कि वो लिखना पड़ेगा। नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। इनकम्प्लीट प्रोविजन इज एज गुड एज जीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आधा कानून समझाओगे तो क्या फायदा होगा उसको, तो पूरा टर्म लिखना है, ध्यान रखना है। अब ये जो स्मॉल शेयर होल्डर्स हैं हमने देखा इनका जो होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में नहीं है। तो होगा ये कि इन लोगों की बात शायद ना सुनी जाए और मीटिंग्स में या जब भी हम बात करेंगे कोई डिस्कशन होगा इनको प्रायोरिटी ना दी जाए। बाकी के शेयर होल्डर जो मेजॉरिटी होल्डिंग अपने हाथ में रख रहे हैं ना, वो डिसीजंस वैसे लेंगे जिसमें उनका फायदा हो। ये प्रॉब्लम आ सकती है। इवन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी डिसीजन लेते टाइम उनका ध्यान रखेंगे जिन्होंने ज़्यादा पैसे लगाए। तो इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूरी है और वो रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे बोला जा रहा है स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो इन सब शेयर होल्डर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव जो इनमें से एक होगा उसको बोर्ड में अपॉइंट कर देंगे। तो वो ध्यान रखेगा कि कोई ऐसा डिसीजन ना लिया जाए जिसमें इनके बेसिक राइट्स जो है वो ब्रीच हो जाए। दैट इज द आइडिया जिसके लिए अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, समझ आ गया। तो उसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर, उनका रिप्रेजेंटेटिव। अब इसके बारे में बाकी डिटेल्स दे रखी है सेक्शन में। जो है फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया, वो तो कंप्लीट है। रूल के हिसाब से हमें देखना है कि और क्या कंडीशंस ऐड ऑन हो रही है। रूल नंबर 7 का रेफरेंस है यहाँ पे, कंडीशन देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट में बोला इलेक्शन ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। तो कितने मेंबर होंगे उस बेसिस पे सिलेक्शन होगा, क्या क्राइटेरिया है वो देखो। अ लिस्टेड कंपनी मे अपॉन नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सच शेयर होल्डर्स विच एवर इज लेस हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर इलेक्टेड बाय द होल्डर्स देमसेल्व्स। मतलब कम से कम इतने लोगों का रिक्वेस्ट आएगा तो कंपनी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा और यही सब लोग इलेक्ट करके अपना एक नॉमिनी या पर्सन रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारे बिहाफ पे डायरेक्टर्स के बोर्ड में रहेगा और ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो आप ही को सिलेक्ट करके भेजना पड़ेगा। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर मे बी इलेक्टेड वॉल्यूंटरीली बाय एनी लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी को लगता है कि शेयर होल्डर्स बोलने आए, इससे बेटर है हम ही पहले अपॉइंट करवा देते हैं या हम ही बोल देते हैं कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दो ताकि बाद में प्रॉब्लम ही ना आए। तो वॉल्यूंटरी बेसिस पे कंपनी ऐसा कर सकती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। 10 करके तो फिर सेम बात बोली। नोटिस ऑफ द इंटेंशन टू प्रपोज अ कैंडिडेट। अब ये प्रोसीजर आ गया। स्मॉल शेयर होल्डर्स वर इंटेंडिंग टू प्रपोज अ पर्सन एज अ कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर शैल लीव अ साइंड नोटिस ऑफ देयर इंटेंशन विद द कंपनी एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग स्पेसिफाइंग देयर डिटेल्स एंड प्रपोज डायरेक्टर्स डिटेल। जो भी मीटिंग में इस पर फैसला होने वाला है उसके 14 days पहले एटलीस्ट कंपनी को तो इंटीमेशन दो कि हमने ये सोचा हुआ है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, ये इसकी डिटेल्स है।
ताकि जब जनरल मीटिंग हो तो इसके ऊपर डिस्कशन हो सके, प्रॉपर वोटिंग हो सके और फिर रिजोल्यूशन पास हो सके। तो इसके लिए टाइम लिमिट बोली, एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। द डिटेल शैल इंक्लूड नेम, एड्रेस, शेयर्स हेल्ड एंड द फोलियो नंबर एटसेट्रा। मतलब इन शॉर्ट ऐसा बोला है कि जो भी स्मॉल शेयर होल्डर को रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो उसकी डिटेल्स आपको ये नोटिस में मेंशन करनी पड़ेगी, ये बताया हुआ है। आगे, इफ द प्रपोजर डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन द कंपनी, द डिटेल्स ऑफ द शेयर्स हेल्ड एंड द फोलियो नंबर नीड नॉट बी स्पेसिफाइड इन द नोटिस। अब दैट इज इम्प्लाइड कि किसने नोटिस भेजा है, क्या किया है, किसको शेयर होल्डर डायरेक्टर बनाया हुआ है, उसके पास शेयर्स है या नहीं है। वैसे बोला है कि स्मॉल शेयर होल्डर्स में से ही किसी एक को अपॉइंट करना चाहिए, लेकिन उसका नाम जो कंपनी को नोटिस के फॉर्म में भेज रहा है वो कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, तो वो खुद शेयर होल्डर हो जरूरी नहीं है। जो डायरेक्टर का कैंडिडेट है वो तो शेयर होल्डर होगा, लेकिन प्रपोजर मतलब जो उसका डॉक्यूमेंट कंपनी तक पहुंचा रहा है वो कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, तो उसके पास कंपनी के शेयर हो ना हो दैट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट वापस से रिपीट हो रहा, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स 1/10 वाला, वो रिपीट है। स्टेटमेंट बाय द प्रपोज्ड स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर। अब ये वो कैंडिडेट की बात हो रही है जिसको डायरेक्टर बनना है, उसको क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी वो देख लो। पहले तो उसको अपना डिन नंबर बताना पड़ेगा, ये तो बेसिक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, दैट ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर अंडर द एक्ट। यहाँ आप लिख लो सेक्शन नंबर 164, एक बार ब्रैकेट में नोट कर लो, सेक्शन याद हो जाएगा। सेक्शन 164 जो है दैट रिलेट्स टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। ये आगे हम इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं तब बात करेंगे, अभी आप नोट करके रखो। और तीसरा पॉइंट में बोला हिज कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। कंसेंट की बात हम कल भी कर ही रहे थे, वो होना चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो पूरे करने। इसके बाद स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये वही 149(6) वाला पॉइंट रिपीट हो गया जिसके बारे में कल अपने बात कर रहे थे। पूरा सेक्शन एक बार रिवाइज करना बाकी है। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो जिसका कंपनी से और कोई लेना देना नहीं, थोड़े बहुत शेयर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होल्ड कर सकता है, ये हमने 149(6) में पढ़ा हुआ है, तो वो इस लिमिट में आ जाएगा। मतलब स्मॉल शेयर होल्डर में तो आ ही रहा है, बहुत कम शेयर्स है उसके पास, और 149(6) वाली लिमिट भी उसको पूरी करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पे डायरेक्टर बन सकता है। टर्म ऑफ ऑफिस देख लेते हैं। किसी को भी इस पोस्ट पे अगर अपॉइंट किया जा रहा है तो एटलीस्ट या 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। 3 ईयर्स का आपका टर्म ऑफ ऑफिस हो सकता है। और बोला रोटेशन से आप रिटायर नहीं हो सकते क्योंकि फिक्स टर्म है, तो ऑब्वियसली ही शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर। तो रीअपॉइंटमेंट का स्कोप नहीं है, वन टाइम आप बन गए, 3 साल के लिए आप अपॉइंट हो गए, बहुत है, अब किसी और को मौका मिलेगा, ऐसा बोला। ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन रिपीट पॉइंट 164, आगे भी मैंने बता दिया। ग्राउंड्स फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस, वेकेशन ऑफ ऑफिस मतलब ऑफिस खाली करके आपको जाना पड़ेगा। 164 का कोई डिस्क्वालिफिकेशन अगर आप पे इम्पोज हो गया, आप स्मॉल शेयर होल्डर की कैटेगरी से बाहर हो गए। 167 में भी कुछ प्रोविजंस होते हैं जो आपके अगेंस्ट जाते हैं, वो भी आगे हम सेक्शन में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नंबर ध्यान रखो। या फिर 149(6) का क्राइटेरिया आपने ब्रीच कर दिया, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी से बाहर हो गए, तो ये सारे सेक्शंस में से किसी भी एक में नॉन कंप्लायंस हुआ तो आपको ये पोस्ट वेकेट करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा, ये क्राइटेरिया है। 149(6) हमने पहले पढ़ा हुआ है, स्मॉल शेयर होल्डर क्या होता है वो आपको पता है। 164 एंड 167 अभी बाकी है, लेकिन इस चैप्टर के एंड तक कवर हो जाएगा, तो अभी उस पर बात नहीं करेंगे तो चलेगा। नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टरशिप, एक पर्सन कितनी कंपनीज में ऐसी पोस्ट होल्ड कर सकता है, लिमिट दे रखिए, नॉट मोर देन 2 कंपनीज, तो अप टू 2 कंपनीज इट इज ओके। आगे बोल रहे हैं अगर ये 2 कंपनीज जिनमें आप ये डायरेक्टरशिप होल्ड करना चाहते हो वो डायरेक्टली आपस में कंपटीशन में है तो ऑब्जेक्शन आ सकता है। ये कॉम्पिटिटिव कंपनीज में कॉमन डायरेक्टर्स होना सेफ नहीं है, वो इंफॉर्मेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी के हिसाब से, तो ऑब्जेक्शन आ सकता है। बट रिलेटेड नहीं है, कॉम्पिटिटिव एंटिटीज नहीं है आपस में, डिफरेंट इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो आप भले उन 2 कंपनीज में एट ए टाइम ये पोस्ट होल्ड करो, वो चलेगा, उसमें ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। आगे, नो एसोसिएशन विद द कंपनी फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। एक बार आप ये पोस्ट होल्ड करके यहाँ से रिटायर हुए, 3 साल खत्म होने के बाद अगले 3 साल तक आप इस कंपनी से एसोसिएट नहीं हो सकते, और कोई एम्प्लॉयमेंट की पोस्ट और किसी भी पोस्ट पे आप अपॉइंट नहीं होगे, कंपनी से आपको अलग रहना पड़ेगा। जैसे वो कूलिंग ऑफ पीरियड की बात अपने कर रहे थे, ये सेम वैसा पॉइंट हो गया। ठीक है, नोट्स में बताया हुआ है कि एक स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को अगर हटाना हो तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करके ऐसा किया जा सकता है। At the time of voting, every equity shareholder have the right to vote, irrespective of the fact as to whether he is a small shareholder or not. बेसिक बात, सब लोग वोट करेंगे और वोटिंग से हटाया जा सकता है। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का जो क्राइटेरिया होता है कंपनी में
उसमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर को इंक्लूड करेंगे, टोटल नंबर में ये काउंट होंगे, ये भी क्लैरिफाई करती है। तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पे इसकी कंप्लीट कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर एग्जैक्टली कौन है। ठीक है, समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है 161। ये मैंने बीच में आपको ना ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाला एक टर्म आया था, वहाँ पे मैंने इसका सेक्शन लिखवाया था 161 सबसेक्शन 2। ये वही सीरीज है। 161 में 4 सबसेक्शन है जो हमें पढ़ने। फर्स्ट एडिशनल डायरेक्टर को लेके है, दूसरा ऑल्टरनेट, तीसरा नॉमिनी, और फिर फोर्थ एक और पॉइंट आएगा। 4 कैटेगरी से देख लो, एडिशनल, ऑल्टरनेट, नॉमिनी एंड कैजुअल वैकेंसी, ऐसे 4 पॉइंट्स रहेंगे। तो ये 4 सबसेक्शन हमें यहाँ पे पढ़ने। सबसेक्शन के साथ भी याद करना हो तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, अल्फाबेटिकली भी आप ध्यान रख सकते हो। एडिशनल एंड ऑल्टरनेट, तो एडिशनल पहले आएगा अल्फाबेटिकली तो सबसेक्शन 1, फिर ऑल्टरनेट आएगा सबसेक्शन 2, फिर नॉमिनी आ रहा है और लास्ट में वैकेंसी आ रहा है। अल्फाबेटिकली याद करोगे तो चारों सबसेक्शन नंबर के साथ याद हो जाएंगे, लिखने में भी अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन वाइज वो बेटर दिखेगा कि आपने सबसेक्शन के साथ क्लैरिफाई की। वैसे अब पॉइंट क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला सबसेक्शन, ये बहुत छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं, अगर एक एक सबसेक्शन आपको पूछते हैं एग्जाम में तो 2 to 3 मार्क्स का पॉइंट बनेगा, और लिखना उतना ही है जितना इसमें बोला है। 2 मार्क्स इज आइडियल, थोड़ा ज्यादा आपको मार्क्स दे दिए तो 3 मार्क्स, तो उसमें भी आप लिख लो, कंटेंट उतना ही है लेकिन मार्क्स आपको ज्यादा मिल जाएंगे, ईजी हो गया वो, समझो वैसा है। एडिशनल डायरेक्टर की बात सबसे पहले हो रही है सबसेक्शन 1 में। क्राइटेरिया ये है, बहुत बार कंपनी में जब डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है तो प्रोसीजर कौन करता है? शेयर होल्डर्स। वो हमने देखा है, वोटिंग होती है मीटिंग में, उनके नॉमिनेशन आते हैं, फिर शेयर होल्डर्स वोट से डिसाइड करते हैं किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं, वो प्रोसेस हो गया। अच्छा, अभी शेयर होल्डर्स ने कंपनी में 5 डायरेक्टर्स अपॉइंट किए, हमने देखा था अप टू 15 इज ओके, और मिनिमम 3 होने चाहिए अगर पब्लिक लिमिटेड है, और 15 से ज़्यादा अपॉइंट करने हो तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है। सपोज अभी पहली बार मीटिंग हुई या फर्स्ट एजीएम में 5 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया। अब ये 5 डायरेक्टर्स जब कंपनी का काम संभाल रहे हैं तो दे आर फीलिंग के बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन है, और 5 लोगों के लिए इतना सारा काम करना पॉसिबल नहीं है, और उनको लग रहा है कि और नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए तभी हम इतना सारा काम संभाल पाएंगे। तो इनको एक अथॉरिटी मिली हुई है कि ये लोग भी और डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स जो एडिशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट होने, उनको अपॉइंट कौन कर रहा है? जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर्स है वो अपॉइंट कर रहे हैं। तो जो नए वाले अपॉइंट होंगे उनका नाम क्या होगा? एडिशनल डायरेक्टर्स। समझ आया कंसेप्ट यहाँ पे? तो एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर ऐसा लगता है कि और डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की नीड है तो एक बार के लिए अपॉइंटमेंट करने का पावर उनको दिया होगा। ये बेसिक क्राइटेरिया यहाँ पे है, लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो, इसमें आप इस प्रोविजन का मिसयूज नहीं कर सकते, वो क्लैरिफाई किया है। सपोज जब डायरेक्टरशिप के लिए नॉमिनेशंस आ रहे थे, शेयर होल्डर्स वोट कर रहे थे, तो मैं भी डायरेक्टर बनना चाहता था, लेकिन शेयर होल्डर्स ने वोटिंग में मुझे रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने सोचा यार डायरेक्टर तो बनना है लेकिन शेयर होल्डर्स मान नहीं रहे, तो क्या करें? आप सब सिलेक्ट हो गए। मैं बोला एक काम करो, आप सब लोग डायरेक्टर बन जाओ, फिर आप है ना मुझे एडिशनल डायरेक्टर के तौर पे सिलेक्ट कर लेना। अब ये सही है या गलत है? गलत है ना। कंपनी के मालिक की मर्जी नहीं है कि मैं डायरेक्टर बनूं, लेकिन फिर भी मैं वो बैकडोर एंट्री वाला रूट यूज कर रहा हूँ कि इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ करके मैं डायरेक्टर बन जाऊं। अब जैसे ही सब शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि मैं अपॉइंट हो गया हूँ इस तरीके से, वो ऑब्जेक्शन करेंगे ना कि भाई हमने जिसको स्पेसिफिक रिजेक्ट किया कि इसको नहीं बनाना है, फिर आपने उसको कैसे अपॉइंट कर लिया? बोले नहीं, हमारा पावर है, हम एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। बट भाई कॉमन सेंस वाली बात ये है कि आप उन्हीं को अपॉइंट कर सकते हो जिनको शेयर होल्डर्स ने स्पेसिफिकली रिजेक्ट ना किया। समझ आए? तो ये बात भी यहाँ सेक्शन में क्लैरिफाई कर दी। बाकी के पॉइंट जो है वो लैंग्वेज के साथ देख लेते हैं। सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट articles of a company may confer on its board of directors the power to appoint any person other than a person who fails to get appointed as a director। ये वो पॉइंट जो मैं अभी आपको लास्ट में बता रहा था, इन अ जनरल मीटिंग। तो अदर देन में आ गया वही पर्सन जो जनरल मीटिंग में सिलेक्ट नहीं हो पाया। एज एन एडिशनल डायरेक्टर एट एनी टाइम हु शैल होल्ड ऑफिस अप टू द डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अगली एजीएम में तो फिर शेयर होल्डर्स आएंगे ना, तो आगे उसको कंटिन्यू करवाना है या नहीं वो फैसला शेयर होल्डर्स वहां पे कर लेंगे, लेकिन तब तक के लिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इनको अपॉइंट कर सकते हैं। और द लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। अब ये लास्ट डेट कौन सी आ गई? एजीएम कंडक्ट करवाने की एक डेडलाइन होती है, इसके बारे में हमने पहले ही बात की थी। ठीक है, वो 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, 15 months फ्रॉम द प्रीवियस डेट, ऐसे करके हर एक कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए, ऐसी 3 कंडीशंस थी। तो दैट इज द डेडलाइन फॉर एजीएम। तो या तो एक्चुअल डेट या डेडलाइन, विच एवर इज अर्लियर। तो बोला ये डेट तक ही इस एडिशनल डायरेक्टर का टर्म ऑफ ऑफिस होगा, आगे फिर जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो ये पावर जो है ना डायरेक्टर्स के पास टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स, ये टेम्पररी नेचर का है, ये समझ में आ रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन होल्डिंग एजीएम द एडिशनल डायरेक्टर शैल वेकेट हिज ऑफिस ऑन द लास्ट डे ऑफ द एजीएम या ड्यू डेट ऑफ द एजीएम। अब ये तो इम्प्लाइड हो गया, आपका टर्म ऑफ ऑफिस एज एन एडिशनल डायरेक्टर कब तक के लिए था? जब तक एजीएम नहीं हो जाती।
एजीएम सपोज कंडक्ट ही नहीं हुई, तो एजीएम कंडक्ट करने की एक लास्ट डेट भी तो होती है ना, वो ड्यू डेट भी चली गई, तो एडिशनल डायरेक्टर का टर्म ऑफ ऑफिस उस दिन बाय डिफॉल्ट खत्म हो गया, बिना बोले, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, लॉजिक क्लियर हो रहा है, तो चीजें अपने आप रिलेट हो रही है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं उसमें। आगे, अ पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, वो रिपीट हो रहा है पॉइंट। दिस सेक्शन अप्लाइज टू ऑल कंपनीज वेदर पब्लिक और प्राइवेट, ये भी हाईलाइट कर लेना। कितनी बार ना ये इस पॉइंट पे फंसा देते हैं, कंपनी के बारे में आपको बोल तो दिया, फिर आपको याद नहीं आता कि यार ये प्रोविजन प्राइवेट पे एप्लीकेबल था या नहीं था, या सिर्फ पब्लिक पे एप्लीकेबल था, ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अंडरलाइन करके रखो ताकि हर बार आपका उस पॉइंट पे ध्यान जाए और बार बार पढ़ने से वो याद हो जाए। नेक्स्ट सब सेक्शन देख रहे हैं, ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर को लेके है, टोटली डिफरेंट कंडीशन एज कंपेयर टू एडिशनल, तो वो अलग पॉइंट था, ये डिफरेंट है। ऑल्टरनेट मतलब किसी के बदले, रिप्लेसमेंट में, एडिशनल में वो एड ऑन हो रहा था। तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाला पॉइंट कब आता है, सपोज हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अब ऐसा है कि आप सब में से मैं भी एक डायरेक्टर हूँ, अब मल्टीनेशनल कंपनी है, तो अपनी कंपनी के बिजनेस के लिए मैं किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ और कुछ महीने में वहीं रहने वाला हूँ वो बिजनेस को संभालने के लिए या सेटअप करने के लिए, और तब तक मैं इंडिया में नहीं हूँ। अब पॉइंट ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वहाँ पे बैठ के यहाँ की मीटिंग्स अटेंड कर सकूँ और यहाँ की मीटिंग्स में अपना इनपुट दे सकूँ, टाइम दे सकूँ। तो इन शॉर्ट एक जगह खाली हो जाएगी और एक बंदा कम हो जाएगा काम करने वाला, तो मेरा सारा बर्डन आप सब पे आ जाएगा और हो सकता है कि आप वो बर्डन ना ले पाओ। तो ये पॉसिबिलिटी है कि कंपनी या जो बाकी के बोर्ड मेंबर्स हैं मेरी एब्सेंस में मेरे बदले टेम्पररीली किसी और को हायर कर ले, तो उस टेम्पररी डायरेक्टर को अपने क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। क्योंकि जो मेन डायरेक्टर है, ओरिजिनल डायरेक्टर है, वो किसी रीजन से कंट्री से बाहर है, प्राइवेट रीजन हो सकता है या बिजनेस रीजन हो सकता है, और वो यहाँ पे टाइम नहीं दे सकता, मीटिंग्स को ऑनलाइन भी अटेंड नहीं कर सकता, उसके पास टाइम ही नहीं है कि इंडिया का बिजनेस पे वो ध्यान दे सके, तो उसके बिहाफ पे टेम्परेरीली हम किसी को अपॉइंट कर सकते हैं और उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। अच्छा, ऑल्टरनेट डायरेक्टर को सिलेक्ट कौन करेगा, बोर्ड सिलेक्ट करेगा, मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूं तो किसी और को अपॉइंट करके जाऊं, आप लोग डिसाइड कर लेना मेरे बदले किसको अपॉइंट करना है। अच्छा, जब मैं वापस आऊंगा तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर कंटिन्यू करेगा, मैं कंटिन्यू करूंगा, तो ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपने आप अपने फ्री कर देंगे कि भाई आपकी सर्विसेज की यहीं तक नीड थी, आपका काम हो गया, अब जो ओरिजिनल डायरेक्टर है वो आ चुके हैं। जैसे सब्सटीट्यूट प्लेयर नहीं होता मैच में, वैसा हो गया ना, मेन प्लेयर बाहर गया तो उसके बदले फील्डिंग करने आ गया, फिर वो वापस आया तो भैया फिर से बैठ जाओ, ये वैसी चीज हो गई। तो इसको अपने ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप बोल रहे हैं। क्लियर? अब बाकी डिटेल्स इसकी देख लेते हैं। दिस सेक्शन एम्पावर्स द बोर्ड इफ सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल्स और बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग टू अपॉइंट अ डायरेक्टर to act in the absence of the original director during his absence for a period of not less than 3 months from India। तो अगर मिनिमम 3 महीने के लिए मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ तो फिर ये ऑल्टरनेट डायरेक्टर वाला प्रोविजन यूज किया जा सकता है, उससे शॉर्ट टर्म के लिए है तो फिर नहीं। प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द ऑल्टरनेट डायरेक्टर आर एज फॉलोज। एप्लीकेबिलिटी वही पब्लिक प्राइवेट हर कंपनी पे रूल एप्लीकेबल है। कंडीशंस में देखे क्या बोला है, ऑथोराइज बाय आर्टिकल, ये पहला आप अंडरलाइन कर लेना कि बोर्ड के पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए बाय आर्टिकल्स, या फिर जनरल मीटिंग में इस बात के लिए और एक अलग से रिजोल्यूशन पास हुआ हो और उसमें डायरेक्टर्स को अथॉरिटी मिली हो कि वो ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो या तो आर्टिकल से या रिजोल्यूशन से, ये पावर उनके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में 3 मंथ्स वाली कंडीशन रिपीट है। थर्ड पॉइंट में ऐसा बोला है कि यहाँ जिसको ऑल्टरनेट डायरेक्टर बना रहे हैं ना, वो कंपनी का एग्जिस्टिंग डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, कोई और होना चाहिए। अब एग्जिस्टिंग डायरेक्टर को आप ऑल्टरनेट बना दोगे तो वो प्लेस फिलअप कहाँ से हुई, ये तो आपने किसी एक डायरेक्टर को दोनों की ड्यूटी दे दी, नया बंदा तो अपॉइंट ही नहीं हुआ ना, तो हमें नया पर्सन चाहिए था जो पर्सन गया है उसके बदले काम कर सके, तो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे रखिए। और लास्ट में, इफ इट इज प्रपोज टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब ये कॉमन सेंस वाली बात है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बदले उसका ऑल्टरनेट आप ढूंढ रहे हो, तो जिसको ढूंढोगे वो भी तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना, कॉमन सेंस वाली चीज है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए, तो ये बात बता दी है। और इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया वही 149(6) में बार बार रिपीट हो रहा है। पावर टू अपॉइंट में सेम बात आ रही है, ऊपर भी देखा अपन ने, बोर्ड के पास पावर होना चाहिए, तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसमें ये बात हाईलाइट की है कि ओरिजिनल डायरेक्टर हैज नो राइट टू अपॉइंट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये काम मैं नहीं करूंगा, बोर्ड मेंबर्स करेंगे, मेरा काम नहीं वैसा। नेक्स्ट, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट, बोला देयर इज नो कंडीशन दैट एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड ओनली बाय passing a resolution at a board meeting. An alternate director can be appointed by passing a resolution by circulation also. जो circulation वाला word underline कर लो, reference में section लिख लो 175।
आगे आने वाला है, अभी पढ़ाया नहीं है लेकिन आगे आएगा। 175, दिस इज रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। एक होता है कि एक्चुअल में मीटिंग बुलाओ, डिस्कशन करो, आर्ग्यूमेंट्स करो, वोटिंग करो और फिर डिसीजन पास करो। एक होता है कि इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, जिसको भी ये डिसीजन पास करवाना है वो ड्राफ्ट कर दो और ड्राफ्ट सर्कुलेट कर दो। सारे मेंबर पढ़ लेंगे, पर्सनली पढ़ के साइन कर देंगे येस या नो। मेजोरिटी का येस आ गया, बात खत्म हो। अपनी सोसाइटी में भी जैसे होता है, फिर रजिस्टर घुमा दिया, सबने पढ़ लिया, साइन कर दिया। अब छोटे छोटे डिसीजन के लिए सबको इकट्ठा करना सबका टाइम वेस्ट करने के बराबर। तो ऐसे रिजोल्यूशंस बाय सर्कुलेशन पास हो सकते हैं, ये यहाँ पे बोला। अब इसमें अलाउ किया या ना बोला, सॉरी एक बार देख ले। हाँ अलाउ किया है ना, कैन बी अपॉइंटेड। तो सर्कुलेशन से भी पास हो सकता है, स्पेशली इतनी बात के लिए मीटिंग नहीं करेंगे, बोर्ड मीटिंग नहीं करेंगे, चले। टर्म ऑफ ऑफिस की बात करें, ऑब्वियसली ऑल्टरनेट डायरेक्टर तो टेम्पररी है ना, तो वो तो ओरिजिनल डायरेक्टर के बदले आया जब तक वो वापस नहीं आ जाता। अगर ओरिजिनल डायरेक्टर के वापस आने से पहले ही उसका खुद का टर्म ऑफ ऑफिस खत्म हो जाए तो ऑल्टरनेट वाला कंटिन्यू कर सकता है क्या? नहीं। जब ओरिजिनल जिसके बिहाफ पे आप हो उसी का टर्म खत्म हो गया तो आप तो बाय डिफॉल्ट ही वहां से आपका टर्म तो कंप्लीट हो ही गया, तो ये इम्प्लाइड है। और दूसरे पॉइंट में बोला कि ओरिजिनल वाला वापस आ जाए तो भी आपका टर्म कंप्लीट हो गया, तो एकदम कॉमन सेंस वाले पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट भी अच्छा है, यहाँ पे ऐसा बोला कि अगर ओरिजिनल डायरेक्टर बाय एनी रीजन बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंट हो जाए, ऐसे ना रीअपॉइंटमेंट में ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि डायरेक्टर रिटायर हुआ, उसके बदले नए डायरेक्टर को अपॉइंट करना था, उस पर कुछ डिसीजन नहीं आ पाया, तो बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल वाला ही कंटिन्यू करेगा, ऐसे पॉइंट होते हैं। तो बोला कि ओरिजिनल डायरेक्टर अगर बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंट हो जाए तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि ऑल्टरनेट वाला भी रीअपॉइंट हो गया, या उसको अलग से फिर उसके बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा? तो बोला अलग से डिसीजन लेना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंटमेंट सिर्फ ओरिजिनल डायरेक्टर का ही हो सकता है, उसके बदले जो ऑल्टरनेट आया उसका नहीं हो सकता। अगर उसको कंटिन्यू करवाना है तो उसके बारे में डिसीजन फिर से लेना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग के थ्रू या रिजोल्यूशन सर्कुलेशन के थ्रू, लेकिन उसका डिसीजन अलग से होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अब इस पॉइंट को वो केस में यूज कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन ही पकड़ते हैं वो केस बना के पूछने के लिए, जहाँ समझाना तो पूरा सेक्शन ही है लेकिन कंक्लूजन के लिए पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब यही बोल दिया कि ओरिजिनल डायरेक्टर बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंट हो गए, लेकिन ओरिजिनल डायरेक्टर इंडिया से बाहर थे तो उनके बदले एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रखा था, तो क्या बाय डिफॉल्ट ऑल्टरनेट डायरेक्टर भी रीअपॉइंट हो जाएंगे या उनके लिए स्पेशली प्रोसेस करना पड़ेगा? अब ये सिचुएशन आपके सामने रख दी तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ऑल्टरनेट डायरेक्टर बाय डिफॉल्ट रीअपॉइंट नहीं होते, ओरिजिनल वाले हो सकते हैं। क्लियर? लास्ट पॉइंट में 165 सेक्शन का रेफरेंस, alternate directorship in a company shall also be included while counting the number of directorship। उसी सेक्शन में अपन ने पॉइंट देखा था 165 में कि अगर आप एक कंपनी में डायरेक्टर हो तो एट ए टाइम आप ऐसी 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकते हो, और अगर आप किसी कंपनी में ऑल्टरनेट डायरेक्टर हो तो वो प्लेस भी इस 20 में काउंट होगी। वही सेक्शन में बात हुई थी, तभी मैंने आपको 161(2) लिखवाया था, और इस सेक्शन में देखो 165 का रेफरेंस फिर से दे दिया। तो ये लिंक करवाते ही है हर जगह, अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपको दोनों सेक्शंस 2 बार रिवाइज करने को मिलेंगे। 165 में इसकी बात कर दी या 161(2) में 165 की बात कर दी, तो रिकॉल अपने आप हो जाता है, तो वो पॉइंट अच्छा है, याद करने के लिए भी इजी रहता है। नॉमिनी डायरेक्टर की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूँ 161(3), उससे ज़्यादा उसमें कुछ है भी नहीं। और इस ब्लॉक का आखिरी जो पॉइंट है दैट इज 161 सबसेक्शन 4, यहाँ कैजुअल वैकेंसी की बात हो रही है। कैजुअल वैकेंसी में कोई भी रीजन आ सकता है, फिर चाहे वो रेजिग्नेशन हो, इनकेपेसिटी टू वर्क, डेथ, एनीथिंग, कुछ भी आ सकता है उसके अंदर, सब कुछ कैजुअल वैकेंसी होती है। लेकिन अगर कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाए और वो पोस्ट खाली हो जाए तो फिर उसके बदले वैकेंसी को फिलअप कौन कर सकता है, उसका क्या प्रोसीजर है, सबसेक्शन क्लियर आउट कर रहा है, देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स दैट इफ एनी वैकेंसी इज कॉज्ड बाय डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट अ डायरेक्टर टू फिल अप सच वैकेंसी। तो बोर्ड को ये पावर दे दिया, ऐसा बोला, रीजन कोई भी हो। द अपॉइंटेड डायरेक्टर शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द टर्म ऑफ द डायरेक्टर इन हुज प्लेस ही इज अपॉइंटेड। इंप्लाइड है ना, जिसके बदले अपॉइंट किया उसका टर्म ऑफ ऑफिस जब तक था उसी टाइम के लिए आपको अपॉइंट किया है, फिर आगे का डिसीजन तो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स ले लेंगे, वो हमारा काम नहीं वैसे। फिर नेक्स्ट सेक्शन 161 सबसेक्शन 4, अब उसमें वो पॉइंट हटा दिया, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, वो लाइन डिलीट कर दी है इसलिए उसको कट किया हुआ है। इफ द ऑफिस ऑफ एनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग इज वेकेटेड before his term of office expires in the normal course, the resulting casual vacancy may, in default of and subject to any regulations in the articles of the company, be filled by the board of directors at a meeting of the board, which shall subsequently be approved by the members
इन द इमीडिएट नेक्स्ट जनरल मीटिंग। ये फ्रेज बाद में ऐड किया, पहले से नहीं था, इसलिए उसको हाईलाइट किया हुआ है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करके कैजुअल वैकेंसी फिलअप कर सकते हैं, लेकिन एडिशनल कंडीशन क्या है कि जब नेक्स्ट जनरल मीटिंग होगी ना तो इसको अप्रूव करवाना पड़ेगा बाय द शेयर होल्डर्स। ये क्राइटेरिया साथ में एड ऑन कर दिया। उसके बाद द पर्सन सो अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस, वो तो पॉइंट रिपीट ही हो रहा है। वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड वेकेट्स हिज ऑफिस, इट इज नॉट अ केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी एंड कैन नॉट बी फिल्ड बाय द बोर्ड इन द प्लेस। ये आगे की स्टोरी है कि कैजुअल वैकेंसी को फिलअप किसने किया, बोर्ड ने। जिसको लेके आए ना वो भी ऑफिस वेकेट करके चला गया, तो फिर से वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब बोले सेकेंड टाइम अगर ये मैटर आया है तो फिर से बोर्ड इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आपको जनरल मीटिंग बुला के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करवाना है तो शेयर होल्डर्स के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो ये सेकेंड स्टेप हो गया कि जिसको कैजुअल वैकेंसी में लेके आए वो भी रिजाइन करके वेकेट करके चला गया, तो फिर से वैकेंसी फिलअप करने का पावर अब बोर्ड के पास नहीं है, वन टाइम पावर था, ये बोल दिया। बोलो 161 पूरा क्लियर? कोई क्वेरी इसमें? समझ आ गया? नेक्स्ट सेक्शन है 162 सबसेक्शन 1। ये इंडिविजुअल सेक्शन है, देख लेते हैं, ज्यादा कुछ कंटेंट है नहीं इसमें। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। सिंपल कंडीशन है, आप है ना, लैंग्वेज तो आपको समझ आई जाएगी, पहले कंसेप्ट पे फोकस कर लो कि इंटेंशन क्या है। यहाँ पे ऐसा बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होना है, सपोज 5 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, उतनी पोस्ट खाली है, तो वोटिंग होगी। सारे शेयर होल्डर्स, आप लोग आए हो, आप सब वोट करना चाहते हो, और मैं नॉमिनेटेड हूँ और भी लोग नॉमिनेटेड है, और आपको बोला जा रहा है कि वोट करके सिलेक्ट करो किसको डायरेक्टर बनाना है किसको नहीं। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या किया, इंडिविजुअल डायरेक्टर के लिए बार बार वोटिंग नहीं करवाई। बोला कि ये 5 डायरेक्टर्स हैं, या तो येस बोलो या नो। अगर आपने येस बोला तो ये 5 सिलेक्ट हो जाएंगे, और नो बोला तो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसा वोटिंग करवाना फेयर लग रहा है आपको? अब इसमें क्या होगा, अगर आपने येस बोल दिया तो 5 के 5 सिलेक्ट हो जाएंगे। हो सकता है वो 5 के कॉम्बिनेशन में आपको कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करना हो, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट ना करना हो, बट क्योंकि येस और नो वाला पॉइंट आ गया है, ऑल और नन वाली सिचुएशन आ गई है, तो आपको ना फेयर चांस नहीं मिला सिलेक्ट करने का 1 to 1। तो 162 ये बोलता है कि आप कभी भी डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग करो, दैट वोटिंग शुड बी इंडिविजुअली। हर डायरेक्टर के लिए येस और नो की वोटिंग अलग से होनी चाहिए, ताकि हर इन्वेस्टर को फेयर चांस मिले कि किसको अपॉइंट करना है और किसको नहीं। ऐसे कॉम्बो पैक में या बल्क में सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, या तो जेन्युइन डायरेक्टर रिजेक्ट हो जाएगा, या जिसको नहीं अपॉइंट करना है उसको भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो तरीका ठीक नहीं है। आया समझ में? एक पॉइंट उन्होंने इस सेक्शन में ये बोला। अच्छा, एक दूसरा पॉइंट भी बोला है, दूसरा वाला थोड़ा इससे एक स्टेप आगे है, वो समझ लो। इसमें ये बोल रहे हैं कि ये जो मैंने आपको अभी सिचुएशन बताई ना कि एक साथ 5 डायरेक्टर सिलेक्ट कर लिए, इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं बल्क रिजोल्यूशन। बल्क रिजोल्यूशन मतलब एक ही रिजोल्यूशन में सारा काम हो गया, 5 डायरेक्टर्स के लिए 5 अलग अलग रिजोल्यूशन पास नहीं किए। बट बोला ये तो गलत हो गया ना, बल्क रिजोल्यूशन ठीक बात नहीं है। इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि मैंने एज अ मैनेजमेंट आप सब शेयर होल्डर्स को पूछ लिया पहले कि अगर हम बल्क रिजोल्यूशन पास कर ले इन 5 लोगों को लेके, तो आप में से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है क्या? आप सबने बोला नहीं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि फॉर्मेलिटी है, हम ये 5 को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं और ये 5 सिलेक्टेड ही है। अब 5 बार वोट करेंगे तो अपना भी टाइम वेस्ट होगा, प्रोसीजर होगा। इससे बेटर है हम सब मैनेजमेंट को परमिशन दे रहे हैं कि एक रिजोल्यूशन पास करो बल्क में और इन सबको अपॉइंट कर दो, हमको किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। अगर ऐसी परमिशन आप देते हो तो ये बल्क रिजोल्यूशन वैलिड माना जाएगा। बट इसके लिए पता है क्या होगा, अब चीज समझो टेक्निकली, 2 रिजोल्यूशन पास होंगे। कौन से 2? पहला रिजोल्यूशन वो पास होगा जिसमें आप सब मैनेजमेंट को ये परमिशन दोगे कि वो बल्क रिजोल्यूशन प्रपोज कर सकते हैं, फर्स्ट रिजोल्यूशन ये। और सेकंड कौन सा, जो बल्क रिजोल्यूशन का प्रपोजल रखा उसमें आपने येस और नो का वोट किया, तो दैट इज द सेकंड रिजोल्यूशन। तो यहाँ पे 2 रिजोल्यूशन में काम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते तो 5 रिजोल्यूशन पास करने पड़ते, हर डायरेक्टर के लिए इंडिविजुअली एक एक। समझ आया? तो जो बल्क रिजोल्यूशन मैंने आपको प्रपोज किया वो आपसे पूछ के ही किया, और उसका भी पहले आपसे सैंक्शन लिया, तो इनवैलिड नहीं है। लेकिन आपकी परमिशन के बिना अगर मैं कंपलसरी आपको ये बोल दूं कि नहीं बल्क रिजोल्यूशन ही ऑप्शन है, ऑल और नन वैसे ही सिलेक्ट करना है, तो फिर वो गलत हो गया, आपके राइट्स के खिलाफ हो गया। बट आप खुद ही बोल रहे हो कि हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर कंपनीज एक्ट को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। समझ आया? तो 162 सबसेक्शन 1 में सिर्फ ये 2 ही कंडीशन है। पहली तो कि इन जनरल बल्क रिजोल्यूशन इज नॉट वैलिड, बट इफ शेयर होल्डर्स आर रेडी देन इट इज वैलिड। ठीक है, समझ आ गया? इतनी कंडीशन है। अब आप लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। कंसेप्ट उसका माइंड में रखोगे तो पॉइंट्स बन जाएंगे। लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है, वो वैसे ही है जैसे मैंने आपको बोली। नेक्स्ट 165 वाला सेक्शन अपन पहले पढ़ चुके हैं, तो ये मैं आपको रिपीट नहीं करा रहा हूँ। वो 20 कंपनी, 10 पब्लिक कंपनी, बाकी रिमेनिंग अदर कंपनी, सेम आंसर है। तो ये 165 आपको साथ में रीड करके कंप्लीट करना है। सेबी का नोटिफिकेशन भी है, वो भी एक बार देख लेना।
नेक्स्ट पॉइंट भी रिपीट है, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, ये बात हुई थी ना, या तो आर्टिकल्स में आप स्पेसिफाई कर दो या सब्सक्राइबर्स बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे, वो पॉइंट आ गया। ये भी रीडिंग में आप कवर कर लेना, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। DIR2 DIR12 ध्यान है, देख लो नीचे वही पॉइंट है। तो रिपीटेशन हो रहा है तो अच्छा है, अपना लास्ट डे पे रिवीजन में टाइम बचेगा। अब इसमें ना ये आप पूरा टॉपिक मत पढ़ना, नेक्स्ट पेज पे आप देखोगे ना 323 पे, तो 152 सबसेक्शन 6 7 ये सब जो पॉइंट्स आ रहे हैं ये मुझे पढ़ाने हैं आपको। तो आपको सिर्फ वो स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट में DIR2 और 12 वाला पॉइंट ही देखना है और टाइम लिमिट, बाकी उसको वहीं पे छोड़ देना। आगे का टॉपिक मैं कंप्लीट कराऊंगा, वो आज के लिए नहीं है। ठीक है, इतने पॉइंट्स इनफ है, बाकी फिर अपने कल देखेंगे।